हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ख़ास मूवी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ताक्षित। ये मूवी मुझे सच में आज तक की देखी हुई मेरी सारी मूवियों में से यहाँ तक कि फेवरेट मूवी है। कश्मीर फाइल को भी एक बार तो इसने पीछे छोड़ दिया मेरी नज़रों में। इतनी बेहतरीन मूवी है। इसमें हमें हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया गया है और उनकी हत्या हुई थी या उनको सच में हार्ट अटैक आया था, इसके ऊपर ये फिल्म बेस है। चलो जानते हैं कि क्या और कैसे उनकी डेथ हुई, क्या हुआ, क्या कारण बने, कौन कौन इसमें जिम्मेदार है। ताशकींद को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बता दूंगा। हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को एक महान पुरुष का जन्म हुआ था जिनका नाम था महात्मा गांधी। लेकिन उसी दिन एक और जन्म शख्स का जन्म हुआ था जो कि उनसे भी ज़्यादा मेरी नज़र में महान है। उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। शायद ये अगर आज जिंदा होते तो आज हमारा देश अमेरिका और रशिया को टक्कर दे रहा होता। सच में इतने ब्रिलियंट थे ये। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो एक स्कूल के टीचर थे और बाद में जाके क्लर्क बने रेवेन्यू ऑफिस में इलाहाबाद के अंदर। इनकी माता जी का नाम था रमुदलारी देवी जी, जो कि डॉटर है मुंशी हजारी जी की, और ये हेडमास्टर थी इंग्लिश की। ये अपने परिवार में दूसरे नंबर के पुत्र थे। इनकी सबसे बड़ी इनसे बहन है, उनका नाम था कैलाशी देवी जी। लाल बहादुर शास्त्री जी इतने मतलब उनकी फ़िलॉसफ़ी ऐसी थी कि उन्होंने 12 साल की उम्र में अपने नाम के पीछे से श्रीवास्तव हटा दिया है, क्योंकि उस समय कास्ट का चक्कर होता था। तो ये अपने आप को ऊंची कास्ट ना समझ ले। और भीमराव अंबेडकर जो गांधी जी के समर्थन थे, तो 12 साल की उम्र में इन्होंने अपने नाम से श्रीवास्तव हटा लिया। 16 साल की उम्र में इन्होंने सत्याग्रह को ज्वाइन कर लिया और अपनी पत्नी से कहा कि आज से तुम खाकी पहनोगी। इसके अलावा खाकी के कपड़े होते हैं उस जमाने में या अभी भी चलते हैं, सिर्फ तुम वही जो कि खाकी कपड़ा हो। तो शास्त्री जी 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे। कांग्रेस पार्टी से थे। अगर शायद ये जिंदा होते ना तो सच में आज हमारा देश बहुत ऊंचे होता। बट खैर, जो भी हुआ। जो आप सिटी देख रहे हो ये है उज्बेकिस्तान की ताशकंद सिटी, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या की गई थी। उस समय उज्बेकिस्तान यूएसएसआर का पार्ट था। कुछ ताशकंद में जो मेजर रोल निभाए उनके बारे में हम बता देता हूँ। जैसे आयशा अली कश्यप, मिथुन चक्रवर्ती जी, इनका नाम है श्याम सुंदर जो पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं। अपने गंगाराम झा जो कि एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है पंकज त्रिपाठी रियल नेम। अगला नाम है श्वेता बासु जी जो कि रागनी फूले का किरदार निभा रही है। भाई गॉड, क्या एक्टिंग करी है। दीपिका पादुकोण सब बकवास इनके सामने। इतनी कमाल की एक्टिंग करी है इनने मूवी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आती हैं सीधी इंडियन जोसेफ जो कि एनजीओ चलाती हैं। उसके बाद हम सबके फेवरेट नसरुद्दीन शाह जो कि PAKR नटरंजन का रोल निभा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक्स रॉ के चीफ जो हैं, लाइफ नेम है प्रकाश बेलवाड़ी। उसके बाद हमारे मुख्तार सिंह जो स्पाई का रोल कर रहे हैं, इनका रियल नेम है विनायक पाठक। अंकुर, इनका रियल नेम है अंकुर राठी। और जो रोल निभा रहे इमरान कुरैशी जो कि एक पॉलिटिशियन के नीचे काम करते हैं असिस्टेंट के रूप में। उसके बाद हमारे पास आते हैं राकेश शर्मा जी जो कि ओम प्रकाश कश्यप का रोल निभा रहे हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ अचीव है। इसके बाद हमारे पास आते हैं विवेंद्र पॉलिटिकल पार्टी से, इनका रियल नेम है प्रशांत गुप्ता। के बाद हैं विश्वास बडोला जो कि एक जज का रोल निभा रहे हैं इस मूवी के अंदर। और उसके बाद है हमारे पास जो मीडिया का किरदार निभा रहे हैं, इनका रियल नेम है ताकेश सिंह। ताशकंद मूवी इंस्पायर्ड टू इंसिडेंट से, जो कि इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ पे है। इसमें हमको बताया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो डेथ आज तक हम समझ रहे हैं कि सिर्फ हार्ट अटैक के कारण हुई है। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, किसने करी है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और क्यों बनाई गई है लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री जी की आवाज़ में सुनाना चाहता हूँ, वो सुनिए। पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। आइए हम सब इसका प्रयास करें ताकि हमारे अंदर एकता हो। तो हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेल जोल और बातचीत कर समझौते और शांति के साधन खोजे जा सकें। जो हमारी जनता में उत्साह और लगन है और हमारे लोग देश को मजबूत बनाने के लिए। मूवी तक्षित फाइल विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई है, जो कि इनका एक और मास्टरपीस है जो 2019 में रिलीज हुई थी। सच में ये बिल्कुल मास्टरपीस है। फाइल ने 2 नेशनल अवार्ड जीते और बॉक्स ऑफिस पे सेमी हिट हुई। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेट ब्रिटेन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक KGB का स्पाई ब्रिटेन के अंदर जाता है। उसका नाम होता है कोनिन। वो जो रशिया में हुए जितने भी आज तक गलत काम, उनकी रिपोर्ट ब्रिटेन में देने जाता है ताकि वर्ल्ड काउंसिलिंग जो वर्ल्ड जज होते हैं उनके सामने ये केस पेश हो सके। गार्ड उन्हें जाने नहीं देता। जब अपने गार्ड को अपनी
बताता है कि मैं केजीबी का हूँ, तो गार्ड एक बार सोचते हैं उसको अंदर भेज देते हैं। अंदर जाके वो पूरी दास्तान बताता है। इस बुक एक बुक है बेसिकली, मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, स्वॉर्ड एंड द शील्ड। ये बुक अगर आपको पढ़नी है तो ज़रूर पढ़ें, ये मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा, जो कि मित्सुशिन अचीव ने लिखी गई है केजीबी के बारे में, हिस्ट्री ऑफ केजीबी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रशिया के बारे में बता देता हूँ। 1991 से पहले रशिया यूएसएसआर का पार्ट था। 1991 में यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए, जो कि आपकी स्क्रीन पे हैं। उनमें से एक है रशिया, जो सबसे बड़ा टुकड़ा है। कहानी पे वापस आते हैं, फिर हमें रशिया और अमेरिका के बारे में बताते हैं, जो कि उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था। सत्ता किसके हाथ में आएगी? कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि इसमें गोला बारूद नहीं चलेंगे, बल्कि कौन किस देश में डोमिनेट करेगा, इसके ऊपर है ये कहानी पूरी। वक्त शुरू होता है प्रेजेंट का, जो कि हमें न्यू दिल्ली दिखाई जाती है। उस वक्त एक रिपोर्टर जिसका नाम होता है रागनी, उसके ऊपर एक केस चल रहा होता है, क्योंकि उसने एक फ्रिक्शन कहानी बनाई होती है मीडिया में को देने के लिए, जिसके कारण उसका करियर काफ़ी अप एंड डाउन चल रहा होता है। वो एक बेसिकली एक आर्टिकल ऑफ मीडिया में काम करती है। जब अपने बॉस के पास जाती है तो बॉस कहता है मुझे कोई नया स्कूप चाहिए, इसको मतलब नई कहानी जिस पे हम काम कर सके। तो वो बॉस को समझाती है कि मेरी इस गलती आगे से नहीं होगी। बॉस कहता है कोई नई कहानी सोचने के लिए कह देता है। इसने में दिखाता है कि रागनी का आज बर्थडे भी है, तो बर्थडे पार्टी चल रही होती है। कुछ लोग उसके मुंह पे केक मार देते हैं, तो बाथरूम में साफ करने के लिए जाती है। अचानक से उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और अननोन नंबर उसको हैप्पी बर्थडे विश भी करता है और कुछ सवाल भी पूछता है। भारत का पहला प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, 2 अक्टूबर को क्या था। जैसे ही 2 अक्टूबर का बात आता है तो वो बोलती है रागनी कि महात्मा गांधी की जयंती है। तो बोलते और क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे। हाँ यही है, यही मुझे सुनना था। और उसको कहता है तो अपने ड्रॉर के पास जाओ और तुम्हें कुछ फाइल्स हैं उसको खोल के देखो, और अपने घर जाके उसको स्टडी करो। यही तुम्हारा नया स्कूप है और इसके बारे में तुम्हें पता लगाना है। उसको भी चुल मचती है, वो घर जाती है, उसको खोलती है और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में इंटरनेट जगह जगह से खोजना चालू करती है। और सोचती है कि मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या की गई है या फिर उनको सच में हार्ट अटैक आया है। तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ना चालू कर देती है। वो धीरे धीरे जैसे उसकी थ्योरी बनने लगती है, तो वो एक न्यूज़ रिपोर्टर में जाके उसको बताती है। 5,000 से 3,000 तक फाइल होती है, जो वो अपने बॉस को दिखाती है कि देखिए इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे वेब पेज हैं, और ये सब कुछ नहीं है, ये सब आरटियाँ ही हैं, जो कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के परपोते ने फाइल करी है गवर्नमेंट के थ्रू। ताशकंद के कुछ सीन दिखाए जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के। 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भारत ने पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरीके से मात दी थी। तो उसके समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे, जो कि उज्बेकिस्तान में है। समझौते के लिए वो समझौता रशिया ने करवाया था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, ताकि आगे से कोई वार ना हो। अपने न्यूज़पेपर में लिख देती है वेयर इज़ अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। ये बात अखबार में आती है तो एक पखेड़ा खड़ा हो जाता है, पूरे देश में एक आग से लग जाती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को किसने मारा। इस पर जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं आपस में बहस करना चालू करते हैं। न्यूज़ एंकर तो अपनी ही धारा लगा रहे होते हैं, जो गोदी मीडिया जो होती है वो अपनी ही बात चला रही होती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है जी न्यूज़ वाले हमें नसरुद्दीन शाह जी को दिखाए जाते हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन होता है। वो मीडिया की तरफ आ रहे होते हैं ताकि मीडिया को बयान ना दे सके, क्योंकि पूरी शहर में खलबली छाई होती है। मिथुन चक्रवर्ती अपनी राजनीति कर रहे होते हैं कि किसने हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को मारा, क्या ये मर्डर था या गवर्नमेंट की साजिश थी उस समय की गवर्नमेंट की, ऐसा क्यों हुआ। ये नटराजन जी अपने घर पे बैठ के देख रहे थे, वो कह रहे थे यार यही चलता रहा तो मेरी सरकार गिर जाएगी, इस मुद्दे का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस मुद्दे को दबाना पड़ेगा। तो ये बात करने के लिए सीधे मिथुन जी के घर जाते हैं। उस समय मिथुन जी सीएम होते हैं उस शहर के, मुंबई के। और मिथुन जी से जाके वो बात करने लगते हैं उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में और जो नया कांड हुआ है इसके बारे में। आपस में दोनों बैठ के, पॉलिटिशियन है, पैसों की कमी है नहीं, हमारा पैसा है, खूब खाते हैं, दोनों कचौरी के मजे लेते हैं, आपस में बात करते हैं। नटराजन जी से बोलते हैं 4 आपके लोग होंगे, 4 मेरे लोग होंगे, हम एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी में फैसला करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मारा गया था नहीं मारा गया था। कहानी का प्लॉट अब यहाँ से चालू होता है। हर बड़े एक न्यूज़पेपर में सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का राज जानने के लिए चुल मची थी सबके अंदर। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती का रोल दिखाया जाता है, जो कि राधिका से मिलना चाहते हैं, क्योंकि राधिका एक नई वरिष्ठ पत्रकार होती है, जो कि जिसने ही छापा था लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, और वो उसे कमेटी के अंदर नवा मेंबर की तरह घोषित करते हैं, जो कि सरप्राइज मेंबर था उसकी तरह घोषित करते हैं। और राधिका को अपने उसमें बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम कमेटी ज्वाइन करोगे, इससे तुम्हें पैसा चाहिए या फिर तुम्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए या फिर तुम्हें कुछ ग्रोथ चाहिए, तो मुझे बता दो, मैं तुम पॉलिटिशियन हूँ, मैं तुमको आराम से दिला सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। फिर क्या न्यूज़ मीटिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 8 अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज, जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी पॉलिटिशियन होते हैं, पंकज त्रिपाठी जी गंगाराम का रोल निभा रहे हैं, वो एक डायरेक्टर चीफ रहते हैं,
नंदिता मेनन जी जो भी हैं, ये बहुत बड़ी वो हिस्टोरियन रहती हैं। एक रॉ का चीफ रहता है, एक आर्चीव का डायरेक्टर रहता है, एक बहुत बड़े जज रहते हैं, एक एनजीओ संभालती हैं। ऐसे 8 लोग बनाए गए और एक और पॉलिटिशियन होता है। ऐसे 8 लोग बनाए गए और साथ में राधिका जी को भी लिया जाता है ताकि वो अपने विचार विमर्श पेश कर सके। मीडिया वाले इनके इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन ये सब अंदर जाते हैं रूम के अंदर और अपने आप को लॉक कर लेते हैं और उनसे कहा जाता है आप 8 और 9 अपने फ़ोन मुझे जमा करा दीजिए ताकि ये बात बाहर लीक ना हो अभी, और आपको कुछ भी चीज़ चाहिए होगी हम आपको आराम से उपलब्ध करा देंगे, आप टेंशन किसी बात की है नहीं। में राधिका बड़ी खुश हो रही होती है क्योंकि वो एक बहुत छोटी सी रिपोर्टर होती है, आज जाके उसे इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी मिली है पॉलिटिशियन जी की वजह से, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और इसको एक सम्मान की भावना समझती है। मीटिंग शुरू होती है। मीटिंग का मेन मुद्दा होता है लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हुई थी या फिर वो एक हार्ट अटैक से उनकी सिर्फ मौत हुई थी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पंकज त्रिपाठी जी वो तो इस फैसले के खिलाफ होते हैं। वो तो साफ कहते हैं कि भाई उनका तो हार्ट अटैक से मौत हुई थी, इसमें तो कुछ संदेह की बात ही नहीं है। जितने भी कमेटी मेंबर्स होते हैं उन सबके पास उनको लैपटॉप दिए जाते हैं, फैक्ट्स दिए जाते हैं ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके, और इसमें पॉलिटिशियन जी उनकी काफ़ी मदद करते हैं। पंकज त्रिपाठी मीटिंग में अंदर थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि वो अपने खुद के खर्चों पे एयरपोर्ट से आए रहे थे, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँ क्योंकि उनका रिजर्वेशन होता है, पैसे कट जाएंगे नहीं तो। टीम मेंबर सबसे पहले उनके जीवन के बारे में बात करते हैं कि 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने नाम से श्रीवास्तव हटा दिया था, 16 साल की उम्र में उन्होंने सत्याग्रह ज्वाइन किया था और अपनी वाइफ को बोला था कि तुम सिर्फ खाकी के कपड़े पहनोगे, और उनकी वाइफ ने भी उनका विरोध नहीं करके ये बात मान ली आसानी से। जब देश आज़ाद हुआ था तब ये रेलवे मिनिस्टर बने 1952 के अंदर। उसके बाद 1964 में ये हमारे प्रदेश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू जी के बाद। ये सब इनके बारे में बातें चल रही होती है। 1965 में इनके साथ वार हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें इन्होंने हमारे सैनिकों का वर्चस्व आगे रखा और उनको काफ़ी प्रमोट किया ताकि हमारे वीर जवान जो भी शहीद हुए हैं उनके लिए नारा भी दिया, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया हुआ। पूरी हमें बताती है कि उनकी डेथ 61 की उम्र में हुई थी और ये बहुत दुख है, ये वो हिस्टोरियन हमें बताती है। ये लोग आपस में ढेर सारे पॉलिटिशियन की बात करते हैं कि ये पॉलिटिशियन ये बना, जैसे मोरारजी देसाई 81 की उम्र में प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने। इन सब के आपस में ऐसे लोग जोक चल रही होती है ताकि उनको थोड़ा सम्मान दे सके। हमारे जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी काफ़ी ज़्यादा ब्रेव मैन थे, तो हिस्टोरियन कहती है वो ब्रेव बहुत थे लेकिन शायद उनका हार्ट भी ब्रेव होता। 11 जनवरी की रात को ना तो उनके पास उनकी जो ईसीजी की रिपोर्ट, बीपी की रिपोर्ट अगर हमें मिल जाए तो ये काम तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो हमारे जितने मिनिस्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब मिल जाएगा, मेरे पास पूरी पावर है, मैं जो तुम्हें चाहिए वो सब तुमको मिलेगा, बस हमें इसका फैसला करना है। उनकी डेथ हुई थी या उनको हार्ट अटैक से उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। मिश्रा बताते हैं कि जब उनकी मौत से पहले उन्हें आज उससे पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं, मतलब उनका दिल तो कमज़ोर था। इतने में एनजीओ वाली बोलती है ऐसा नहीं है, जब वो रशिया में गए थे तो उन्हें ढांचा में रखा गया था जो कि एक बंगलो है, ना कि किसी सिक्योर जगह पे जो कि काफ़ी दूर है उसके मेन उससे। कहती है कि जो ढांचा है उसमें स्टेयर केस नहीं थी क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए स्टेयर जो होती है वो मौत का कारण बन सकती है, हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। ढांचे में रुके थे, वहाँ पे कोई मेडिकल स्टाफ नहीं था, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी और प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना भी उन लोगों से नहीं हुआ। ये सब बातें किसी तरह इशारा तो नहीं कर रहे, ये गंगाराम जी बोलते हैं जो हमारे पंकज त्रिपाठी जी हैं। चीफ खड़े होते हैं, वो बोलते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जिस दिन डेथ हुई थी उससे पहले वो अच्छे मूड में थे, अपने घर दिल्ली में अपने रिलेटिव से बात करी। 1:20 रात को, मतलब दिन के सुबह के समय 1:20 उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाया जो कि उनके बगल वाले रूम में ही थे, और जैसे ही डॉक्टर आए उन्होंने नब्ज़ चेक करी तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी और 10 मिनट के बाद उनकी मौत हो गई। फिर हमें बताया जाता है वहाँ पे सिर्फ 6 डॉक्टर आते हैं और उनमें से जो मुख्य डॉक्टर होती है वो होती है ईजी यरमेंको। ये डॉक्टर हैं रखिए, जो रशियन का डॉक्टर था उनका नाम था येमेंगो और जो भारत के डॉक्टर थे उनका नाम था चुक। फिर राधिका उनको करेक्ट करती है कि 6 नहीं 8 डॉक्टर थे, 2 डॉक्टर ने साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। इसका मतलब वो अभी भी सस्पिशियस थे कि भाई इनकी डेथ हुई कैसे। उसके बाद हमें बताया जाता है डॉक्टर चुक ने उनको ऑक्सीजन न दे के आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू एयर ट्यूब उनके मुंह में डाली, जबकि एक हार्ट पेशेंट को आपको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको जरूरत होती है। त्रिपाठी जी बोलते हैं कि शास्त्री जी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया जबकि उनको देना चाहिए था इंट्रामस्कुलर वेन इंजेक्शन, ताकि डार्क नसों में पहुंच के वो तुरंत असर करे। लास्ट में या आपस में सारे जितने भी कमेटी मेंबर होते हैं जो अपने आप में बड़े पढ़े लिखे हैं, 1 नंबर के गवार अनपढ़ हैं,
आपस में लड़ मरते हैं ससुरे, और मीटिंग का अंत ऐसी हो जाता है कि फिर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद राधिका अपने घर चली जाती है, अपने ऑफिस की तरफ। उसके बाद वो एक सुपरस्टार सी बन जाती है, जगह जगह उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। उसको एक न्यूज़ चैनल से बुलाया जाता है, जो बड़ा न्यूज़ चैनल है, जी न्यूज़ से। जब वो वहाँ जाने के लिए बड़ी खुश होती है, एक्साइटेड होती है, लेकिन कभी तक उसके बॉस को नहीं बुलाया गया, उसको बुलाया गया। तो बॉस थोड़ा मतलब चिढ़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, बॉस कहता है ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद वो जब जाती है इंटरव्यू में जो एंकर होता है वो उससे उठ पटांग सवाल पूछता है, तुम एंटी नेशनल हो, तुम क्या साबित करना चाहती हो, तुम सच्चे देशभक्त हो भी या नहीं, ये सब बात चल रही होती है। इतने में हमें राधिका अपने घर पे आ जाती है, और इंटरव्यू को सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही होती है, क्योंकि इंटरव्यू में उसने इतने भद्दे सवाल पूछे होते हैं ना, जिससे राधिका का मन इंटरव्यू के लिए ख़राब हो जाता है। उसके बाद हमें नटराजन जी दिखाए जाते हैं, जो कि इस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, राधिका को कैसे हटाएं ताकि पॉलिटिक्स में उनको मुद्दा ना मिले। लास्ट राधिका ड्रिंक करके सो जाती है। उसके बाद तुरंत उसके पास उसी आदमी का कॉल आता है जो अननोन आदमी होता है, जिसने लाल बहादुर शास्त्री जी पे रिसर्च करने के लिए राधिका को कहा था। राधिका सुन के काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसने उसको इतना ज़्यादा हाइप किया होता है, और वो कहता है ये तो अपने घर के बाहर देखो, तुम पे नज़र रखी जा रही है। तो राधिका शॉक हो जाती है, और राधिका कहती है तुम्हें कैसे पता, तुमने कहाँ सीसीटीवी कैमरा मेरे घर में लगा रखा है। तो वो अननोन कॉलर कहता है अब तो तुम्हें इसको करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सारी देश की नज़र है और तुम्हारी जान को भी खतरा है, तो थोड़ा सेफ रहो अपने आप में। राधिका बड़ी गुस्सा होती है, चिल्लाती है मैंने तुम्हारी बात क्यों मानी, लेकिन एट द लास्ट राधिका के पास कोई चॉइस नहीं होती है, और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में और डिटेल में पढ़ना चालू करती है कि वो कहाँ कहाँ गए, ताशकंद से पहले कौन था, और किस किस से बात कर रहे, किस किस से पता चले कि भाई आखिर में लाल बहादुर शास्त्री का हुआ क्या। लेटर डिफरेंट रिसर्च पेपर, फ़ोटो, उनके पोते के बारे में, उनके बेटे के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, उस समय कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर था, उनके अंडर कौन कौन काम था, यहाँ तक कि कुक कौन था उनका खाना बनाने वाला, उन सब के बारे में भी वो पता लगाने की कोशिश करती है। इन फोटो में भी दिखाया जाता है कि जब शास्त्री जी अपने देश इंडिया आते हैं तो उनकी बॉडी ब्लू हो जाती है, और ब्लू बॉडी का मतलब उनको एक पॉइजन दे के मारा गया है। ये सब उसको पता लगता है तो बड़ी काफ़ी शौक हो जाती है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं होते, तो फिर वो और रिसर्च करती है, धीरे धीरे अपनी जो रिसर्च होती है उसको आगे बढ़ाती है, और डिफरेंट पोस्टर अपनी दीवारों पर लगा देती है, ताकि उसको क्लूज़ मिलते रहें कि कहानी आखिर में जुड़ी कहाँ है। और ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है। राधिका अपने बॉस से जाकर मिलती है और उससे बोलती है कि मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी की मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिल रही। तो बॉस बताता है उनकी मेडिकल रिपोर्ट को आग लगा दी गई थी, और जो डॉक्टर था उसने साइन करने से मना कर दिया। तो वो पूछता है आपको कैसे पता, तो कहता है कि मेरा जो बॉस है उनका नाम था बख्शी, जो इसके भी सुपीरियर है, उनने ये बात लिखी थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए, अचानक से गायब ही हो गए। ये नाम ध्यान रखना, बख्शी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी में आगे पार्ट आएगा इनका। आखिरी में बॉस उसे बताता है कि एक इंडियन स्पाई था मुख्तार सिंह, जो उस समय ताशकंद में था, मतलब जो उज्बेकिस्तान में है। उसके बारे में अगर तुम्हें पता लग गया ना तो तुम सब कुछ पता लगा लोगी, क्योंकि उस समय क्या उसको जल के मौत हो गई, लेकिन स्पाई तो कभी मरता नहीं है। वो फिर भी रिस्क लेके उज्बेकिस्तान में जाती है मुख्तार को ढूंढने, ताकि उसे पता लग सके कि आखिर में शास्त्री जी के साथ क्या हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, आज भी उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टैचू है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और उनके नाम पे रोड भी रजिस्टर है उज्बेकिस्तान के अंदर। देश के पीएम के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, जैसे लंदन के अंदर महात्मा गांधी की मूर्ति लग रही है, ऐसे ही ताशकंद के अंदर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी स्टैचू लगा हुआ है। राधिका उज्बेकिस्तान में जाके अकबर से मिलती है, जो कि उसे बताने आता है, लेकिन जैसे उसको सुनता है इंडियन स्पाई मुख्तार के बारे में, वो डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो मुख्तार को ढूंढने के लिए जगह जगह ढूंढती है, वो एक मार्केट में आती है, उसे मुख्तार पीछे से आके मिलता है, और मुख्तार उसको दबोच लेता है। वो कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैं दुनिया के लिए तो मर चुका हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मौत से डर नहीं लगता। तो राधिका बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती है मुझे शास्त्री जी की डेथ का पता लगाना है। तो मुख्तार बोलता है तुम्हें मरना है क्या, तुम्हें पता है मैं एक स्पाई हूँ, मैं स्पाई होके भी मर गया दुनिया के लिए, क्यों, मैं पता नहीं लगा सकता था क्या शास्त्री जी का कत्ल हुआ है या क्या हुआ है। बोलता है तुम बेवकूफ़ हो जो यहाँ चले आई, तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे CIA और KGB लगी हुई है। तो राधिका बोलती है CIA और KGB मेरे पीछे क्यों लगी हुई है, क्या शास्त्री जी की मौत से इनका कुछ ताल्लुकात है। अब राधिका धीरे धीरे कड़ी समझने लग जाती है। मुख्तार उसे बताता है राधिका को कि 1960 से पहले से ही कोल्ड वॉर चालू हो चुका था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में। अमेरिका डेमोक्रेटिक और कैपिटलिज्म पे चलता था, और सोवियत यूनियन सोशलिज्म पे चलता था। ये चाहते थे कि पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा हो, और दुनिया ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जैसे कि आपने पिछले भी मैप में देखा है, वो रेड कलर के पेन से चल रहा है ना, से बताता है कोल्ड वॉर के अंदर बंदूकें वगैरह नहीं चलती, ये होता है मतलब जो एजेंट्स होते हैं उनका तौर। अमेरिका चाहता था किसी भी देश को पैसे के दम पे खरीदो, और KGB चाहता था कि वहाँ के लोगों का माइंड सेट ऐसा कर लो, उनको कंट्रोल कर लो उनके माइंड पे, ये KGB का लक्ष्य था।
मुख्तार उसे बताता है जब मैं स्पाई बना तो मेरे लिए सारी चीज़ें चुटकी के बराबर का काम था। डॉक्यूमेंट चेंज करना, गवर्नमेंट, किसी स्पाई को मारना, किसी को उठाना, राइट्स करवाना, ये सब मेरा ही काम था, क्योंकि इन सब कामों में माहिर हो चुका था। मैं अपने आप को खुदा समझने लगा, लेकिन बाद में मुझे पता लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुख्तार कहता है शास्त्री जी का पता, मौत का पता लगा रही हूँ, जब मुझ जैसा बड़ा आदमी पता नहीं लगा पाया तो तुम जैसे कैसे पता लगाओगी। तो राधिका बोलती है तुम एक डरपोक हो जो मौत के डर से छुप के बैठ गए। वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कमेटी की दूसरी मीटिंग बैठी जाती है। फिर हमें उसमें सीन दिखाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री के बेटे का। शास्त्री जी के बेटे बताते हैं कि उनके पास एक लाल डायरी थी, वो मास रशिया से नहीं है, और जो जिस कप में दूध पीते थे वो थर्मस भी इंडिया नहीं है। पानी या दूध पिया था। ललिता जी ने भी ऐसी बात कही थी धर्मयुग के एक इंटरव्यू में। धर्मयुग एक वीकली हिंदी मैगजीन थी। उसके एडिटर थे धर्मवीर भारती। शास्त्री जी थर्मोस की तरफ क्यों इशारा कर रहे थे? क्या उन्हें पानी चाहिए था? पानी या दूध? सारा मुद्दा वो थर्मोग्लास के ऊपर आ जाता है कि उसके अंदर था क्या, पानी या दूध। ये सब बातें कर रहे होते हैं तो गंगाराम उठ के बोलते हैं, मतलब जो पंकज त्रिपाठी जी, कि उसमें था क्या, दूध था या पानी था। तो हमारी स्टूडेंट बोलती है उसमें दूध था या पानी था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी शास्त्री जी को रात को दूध पीने की आदत होती है, जैसे हम भाई मुझे भी रात को दूध पी के सोने की आदत है। पंकज त्रिपाठी जी हिस्टोरियन से बोलते हैं कि पता लगाना तो आपका काम है ना कि दूध था या पानी। आपस में लड़ने लग जाते हैं। डायरी या थर्मस, डायरी थर्मस दोनों ही चीज़ गायब है, आपस में लड़ लेते हैं इसके लिए। इतने में राधिका खड़ी होकर बोलती है कि हमें मेडिकल रिपोर्ट पे देखना चाहिए जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा है। तो राधिका बोलती है 2 मेडिकल रिपोर्ट बनाई, एक तो सोवियत के लिए और एक इंडिया के लिए, दोनों में घपला है। सबसे बड़ी बात का खुलासा राधिका करती है अपने मुख से, बोलती है दोनों में गड़बड़ है, दोनों, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों में गड़बड़ कैसे हो सकती है। तो राधिका फिर बोर्ड पे समझाती है कि जैसे कैल्शियम को वहाँ पे कैल्शियम को काला बोलते हैं तो पोटेशियम भी लिख देते हैं। ये सब हिस्टोरियन बताती है। राधिका इससे कन्विंस नहीं होती, बोलती है चलो ये बात तो ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन उनका क्या, वहाँ पे 6 डॉक्टर का दिखाया गया लेकिन लिटिल में 8 डॉक्टर थे। एक तो डॉक्टर शिमेंजेंगो और डॉक्टर यरमेंगो, ये 2 थे, और डॉक्टर यरमेंगो तो सीनियर डॉक्टर थी उनकी, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। जब किसी को हार्ट अटैक अगर आता है ना तो उसके रिवाइवल के चांस होते हैं, दिलो पंप देके वगैरह। तो यरमेंगो ने ऐसा नहीं किया, तो यरमेंगो डाउट में थी कि यार इनको सही में हार्ट फेलियर हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि रिवाइवल देना जरूरी है, उनने रिवाइवल नहीं दिया। इसका मतलब यरमेंगो डाउट में थी, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। वोटिंग होती है, वोटिंग में 4 लोग हाथ उठाते हैं, जज के साथ भी। जज जी बोलते हैं कि यार शास्त्री जी की मौत में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये तो बात तो मैं भी मानता हूँ। मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है नटराजन का। नटराजन अपने प्रोफेसर से बोल रहा होता है कि यार लड़कियों को कुछ करना पड़ेगा, ये मेरी पार्टी को हरवाएगी, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी का केस खुल गया तो मैं तो गया, मेरी पार्टी तो गई। और वो जो उसका असिस्टेंट होता है वो फोटो दिखाता है मुख्तार से मिलने की, क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा होता है उज्बेकिस्तान तक। नटराजन कहता है या तो तुम इस लड़की को धमकाओ या कुछ भी करो, लेकिन इस केस से बाहर चाहिए बस। नटराजन जी बताते हैं कि एक आदमी क्या जीत गया, उनकी विक्ट्री के साथ उनके करे हुए पाप भी भूल गया। तो बताता है कि शास्त्री जी के उनके कमेटी मेंबर्स, मतलब जो उनके मिनिस्टर होते हैं, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंशियल एक नोटिस निकला था, जो कि उनकी बहुत बड़ी हार मानी जाती, लेकिन वो जीत गए वार और वो वहाँ चले गए और फिर उनकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब हम लोगों ने उन्हें हीरो बना दिया और ये नॉन कॉन्फिडेंशियल डिसीजन को पारित होने से रोक लिया गया। ऐसे ये बताता है हमारा नटराजन। उनको चलता है राधिका एक्स वाइफ है मिनिस्टर के असिस्टेंट, जिसका नाम है इमरान की। उनके एक बेटे का इंटरव्यू दिखाया जाता है शास्त्री जी के का, कि वो बोल रहे होते हैं कि बेटा जब मैं घर आऊँगा तुम्हारे लिए सबके लिए बहुत खुशखबरी है, जब मैं इंडिया आऊँगा तभी मैं बात बताऊँगा। तो राधिका बोलती है कि मुझे पता है वो सिगरेट क्या था। तो वो एक फ़ोटो दिखाते हैं। उस फोटो जी में हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि वहाँ उस समय ताशकंद में थे 1966 में, उनकी मौत नहीं हुई थी 1945 में। इसका मतलब ये सब राधिका बता रही होती है। बताया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी गुमनामी बाबा बन के अयोध्या में आते हैं दर्शन करने के लिए, और ये जस्टिस शास्त्री की किताब में लिखा हुआ है। ये मूवी काफ़ी इंटेंस हो जाती है, सच में बहुत ग्रेट। वो बताते हैं कि जो हमारे बाबा जो थे, नाम सुना होगा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो उनकी ही देन है। वो 117 लोगों के साथ एक एयर डिजास्टर के अंदर मारे गए। शास्त्री जी की मौत के 13 दिन बाद इससे मैं क्या समझूं। रिटायर्ड CIA ऑफिसर रॉबर्ट गाउरेल डॉगलर की बुक दिखाई जाती है। वो बोलते हैं मैंने बाबा और शास्त्री जी को मारा है क्योंकि हम सोच रहे थे जो बंदा टोपीधारी गौ की पूजा करने वाला कैसे देश का वो करेगा, परमाणु बम पे जीत पा लेगा, इसलिए हमने उसको मरवा दिया। CIA का मेंबर कह रहा है रॉबर्ट ग्राउली डॉगलर। ये बुक है, पढ़ लेना अगर आपको पढ़नी हो तो। अमेरिका की मेंटेलिटी समझ रहे हैं, गरीब को और गरीब बनाओ, अमीर को और गरीब। और जो अमेरिका था हमारे देश को सिर्फ एक कचरा समझता था पहले के ज़माने में। वो उठते हुए देखना ही नहीं चाहता था कि इंडिया कुछ आगे बढ़े, तभी तो उसने कायनेटिक इंजन रोका। बहुत सारी चीज़ें जो इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।
के बाद राधिका का एक्स हस्बैंड राधिका के घर आता है, उसके साथ मारपीट करता है, उससे कहता है इस खेल में तुम नहीं जीत सकते और इस केस से तुम दूर हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे, मैं और मिनिस्टर मिलके। राधिका डरती नहीं और कहती है मैं तो इस केस में रहूंगी, जो करते जाओ वो कर सको। मिनिस्टर के घर पे पार्टी होती है और दिखाया जाता है जितने भी कमेटी मेंबर होते हैं सब उस पार्टी में होते हैं। ये पार्टी नटराजन की अपोजिट पार्टी की। उसके बाद इतने में वहाँ पे राधिका आती है और राधिका सीधे की सीधे नटराजन से मिलती है और उससे बोलती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं इस केस को सॉल्व करके रहूँगी, जो कर सकते हो तुम कर लो और मुझे तुम्हारी पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं चाहिए, मैं अपने दम पे ये केस लड़ूंगी। लेकिन पूरे देश में एक एंटी नेशनल की भावना जागृत हो रही होती है राधिका के प्रति। जैसे हम लोग होते हैं जो जब सच्चाई का साथ देता है हम उसको एंटी नेशनल बोल के जय माता दी एंटी नेशनल है भाई तू, उसको सूली पे चढ़ा दो। ऐसी राधिका के साथ होने लग जाता है, पूरे देश के लोग करने लग जाते हैं। न्यूज़ में जो देखा उसी को सच मान बैठते हैं, अपनी ना कोई रिसर्च करना। घंटा मैं बोलना नहीं चाहता, लगता है कि जब राज बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई तो इसके तुरंत बाद ही उनके जो कुक था रामनाथ और उनका पर्सनल असिस्टेंट, उनकी भी मौत कर दी गई बड़ी असमंजस तरीके से। किसी को गाड़ी से टक्कर मार के उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। ऐसे ऐसे अजीब गरीब तरीके से देश के मिनिस्टरों की हत्या होना चालू हो गई थी। डॉक्टर चुंग की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई एक रोड एक्सीडेंट के तहत, पार्लियामेंट के अपोजिट साइड पे। एनजीओ वाली बताती है कि लोग बच्चों को पता ही नहीं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सब किसकी देन है। आखिर में लाल बहादुर शास्त्री जी की तो देन है, या इतना मिल्क का ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ये सब शास्त्री जी की देन ही तो है। और भारत के पहले इकोनॉमिक रजिस्टर जो थे वो शास्त्री जी तो थे। बड़ी भावुक मन से बोलती है कि हमने लाल बहादुर शास्त्री जी को 2 बार मारा, एक बार ताशकंद में, दूसरी बार सिस्टमेटिक तरीके से लोगों की मेमोरी मिटा के, उनको याद रखने ही नहीं दिया हम लोगों ने। पर कमेटी ख़त्म होती है। उसके बाद हमें राधिका के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वही अननोन आदमी राधिका को बताता है कि शास्त्री जी का अगर तुम्हें पता लगाना तो बख्शी का पता लगाओ। बख्शी ने शास्त्री जी की मौत का पूरा रहस्य सुलझा लिया है, वो एक रिपोर्ट में है। बाद हमें वापस से इंटरव्यू दिखाया जाता है उनके बेटे का, लाल बहादुर शास्त्री के बेटे का। वो बोलते हैं कि हमने अमेरिका के डॉक्टर से ही पता लगाया कि जब उनकी बॉडी पे जो वाइट स्पॉट आ रहे थे वो या तो पॉइजन का है जो कि सीधे ब्रेन पे अटैक करता है। ये बात राधिका सब जजों को, जितने भी कमेटी मेंबर होते हैं उनको बता रही होती है। बोलती है जब उनकी लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी तब जब उनकी बॉडी लेकर आई थी तो उनकी बॉडी पे ढेर सारे कट निकल रहे थे, कट थे और उनमें से खून बह रहा था। हिस्टोरियन उसकी बात का विरोध करती है तो वो बोलती है अगर कट थे तो मुझे वो कपड़ा ला के दिखाओ, उन्हें कपड़े तो पहने थे ना, तो कपड़ों पे ब्लड लगा होगा तो वो कपड़े ला के मुझे दिखाओ तभी तो मैं मानूंगी। और मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ है नहीं, ये तुम अपने मन से फेक न्यूज़ वापस से क्रिएट कर रही हो। राजन का पॉलिटिकल लीडर होता है ना, वो कुछ ज़्यादा बकवास कर रहा होता है। वो कहता है बहुत देर सुन रहा हूँ मैं आपकी बकवास, क्या है ये। पार्लियामेंट में वाइट पेपर दिया था तो मिथुन चक्रवर्ती भी सहमत देते हैं कि वाइट पेपर सबसे बड़ा होता है। पार्लियामेंट ने दे दिया तो दे दिया, क्योंकि उनकी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था तो हम कैसे उसको बता सकते हैं। और जो पहले की गवर्नमेंट ने किया वो किया, जबकि गवर्नमेंट इस कुत्ते की थी। फिर मुद्दा उठता है कि शास्त्री जी को दूध किसने दिया, क्या वो उनका खुद का कुक था या फिर जो नया कुक था। तो वो कुक का नाम बताते हैं, उनका नाम था जान मोहम्मद। इतने में हमारे उनका त्रिपाठी बहुत बड़ी बात कहते हैं, इस देश का जो बंटाधार किया है सेक्युलरिज्म वर्ड ने किया है। पार्लियामेंट पर अटैक हो जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर को जहर देके मार दिया जाता है, बॉम्ब में ब्लास्ट हो जाता है, चुप रहो कुछ मत बोलो, क्योंकि सेक्युलरिज्म ये बोलते हैं कि पता नहीं कौन कब कौन सा बम आपकी सीट के लेके बगल में बैठा होगा, इन सबको बंद कराइए। तो चीफ लॉ के कहते हैं चुप हो जाओ, तो गंगाराम कहता है मुझे तो चुप करवा लेंगे, इनको कहते चुप कराएंगे। आज ये बम फोड़ रहे हैं, कल को ये आर्मी लेकर आएंगे। मेरा आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब किसका है। भाई ये मेरी कोई थ्योरी नहीं है, ये मूवी में दिखाया गया, तो मुझ पर ना पढ़ के कमेंट में। फिर से सब आपस में लड़ने लग जाता है। कोई सेक्युलरिज्म पे, कोई कहता है मैंने बुक लिखी है तो मैं किसी के नीचे सोई नहीं हूँ बुक लिखने के लिए, ये सब मेरी मेरिट्स के ऊपर है। तो राधिका जी वो एनजीओ वाली बोलती है आप सब झूठ बोल रहे हो, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा था। अटल बिहारी वाजपेयी उसमें उस वक्त अपोजिशन में थे, अपोजिशन का तो काम होता है सामने वाली गवर्नमेंट को झुकाना, ये सब वगैरह वगैरह। आखिर में लड़ाई चल रही होती है, फिर इस कमेटी का ऐसे ही अंत हो जाता है इस सेशन का। उसका हमें राधिका सुबह का वक्त दिखाया जाता है। राधिका किसी पार्क में जाती है और बख्शी जी से मिलती है जो कि सीनियर रिपोर्टर होते हैं, जो कि उनके बॉस के भी बॉस हैं, उनसे मिलती हैं, जो कि अब एक मॉन्क बने बैठे हुए हैं। वो राधिका को कॉल करते हैं और राधिका को समय जगह बताते हैं कि तुम्हें कहाँ आना है और कहाँ मिलना है। हमें बताया जाता है कि राधिका का फ़ोन टैप हो रहा होता है। बख्शी जी उसको मिलते हैं और उसे सब कुछ सच बताते हैं, उसको एक रिपोर्ट भी देते हैं राधिका को। ये रिपोर्ट है जो मैंने बनाई थी। बख्शी जी बताते हैं तुमको पता है सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का, उनका मर्डर हुआ है। ये सब कुछ CIA और KGB ने किया हुआ है। और वो रिपोर्ट देके जैसे ही जाने लगते हैं इतने में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी हत्या का सीधा सीधा आरोप किस पे लग जाता है,
राधिका पे। राधिका बचा सकती है लेकिन राधिका ने बचाया नहीं। जो आपके न्यूज़ एंकर है, जितने भी आप आजकल के न्यूज़ चैनल देख रहे हो, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन सही में बहुत घटिया है। देख के तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। कई बार ऐसी ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं साले। पक्षी जी का एक्सीडेंट होने के बाद वापस वही पूरी दुनिया कोसने लग जाती है राधिका को कि सीनियर अफसर बख्शी जी तुम्हारी वजह से मारे गए, तुमसे मिलने नहीं आते तो ये नहीं होता। और जनता तो चूतिया होते ही, सटक चूतिया अपने देश के लोग, वो इस बात को मान जाते हैं और वापस से नारे लेके खड़े हो जाते हैं। फिर नटराज का सीन दिखाया जाता है, जो कि नटराजन जी इस न्यूज़ को काफ़ी प्रमोट कर रहे होते हैं। इसको हटाओ कमेटी से, ये एंटी नेशनल है, ये देशद्रोही है, इसको भगाओ इस देश से। और उसके ऊपर उस राधिका पे काफ़ी सारे जुल्म होना, उसको गंदे गंदे ट्वीट आना, फेसबुक पे कमेंट आना चालू हो जाते हैं। राधिका ये सब देख रही होती है और उसे पता लगता है कि उसे कमेटी से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। राधिका काफ़ी दुखी होती है, लेकिन एक बार फिर से वो मिथुन चक्रवर्ती के पास जाती है और उन्हें कन्वेंस करने की कोशिश करती है, सर मेरा इसमें पार्ट लेना ज़रूरी है, मैं ही वो सच वापस लाऊंगी। मिथुन चक्रवर्ती जी थक हार के उसके आगे एक बार फिर से उसे चांस आखिर में दे ही देते हैं कि आओ और इस कमेटी को एक बार वापस ज्वाइन करो। अगर तुमने अब कुछ गलत कहा तो तुम्हें इस यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर तुमने कोई बात छुपाई तो तुम देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। कई सारे मीडिया रिपोर्टर राधिका के आगे अपने टूथपेस्ट आगे कर देते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने क्यों कर रही हो। राधिका बड़ी परेशान होकर आखिर में लाल बहादुर शास्त्री जी का जहाँ पे स्मारक होता है वहाँ जाती है और खूब रोने लगते हैं। बोलती है, शास्त्री जी प्लीज़ मुझे बताइए आपकी मौत का कारण कौन था। वो खूब रोती है और अपने को कोसती है कि मैं क्यों आई। इतने में ही उसी अननोन कॉलर का कॉल आता है और वो बोलती है कि भाई तब तुम 5वें पड़ाव पे आ चुकी हो। राधिका उसको खूब गालियाँ देती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरा करियर चौपट हो गया, मुझे नौकरी से निकाल दिया, कमेटी से भी मुझे निकाल दिया, लोग मुझे एंटी नेशनल बोल रहे हैं, चाहे जैसी राधिका उसको बोलती है। तो हमारा अननोन कॉलर बोलता है सच लाने के लिए ये सब तो जहर पीना ही पड़ता है। जैसे भगवान शिव ने सबसे पहले विष का प्याला पिया, क्योंकि अमृत पाने के लिए सबसे पहले विष पीना पड़ता है। ऐसे ही राधिका मन में ठान लेती है अब तो मैं शास्त्री जी की मौत का पता लगा के ही रहूँगी। एक बार फिर से कमेटी चालू होती है, कमेटी का दिन आता है। फिर एक बार फिर से कमेटी में वोटिंग होती है कि राधिका को कमेटी में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 3 राधिका के पक्ष में आते हैं और 3 लोग राधिका के पक्ष में नहीं आते। वहाँ पे एक स्टेनो राइटर बैठा होता है, वो बोलता है ऐसे वक्त में चेयरमैन जो होता है उसका भी वोट काउंट किया जाता है। तो चेयरमैन जी राधिका के पक्ष में हाथ उठाते हैं और कहते हैं राधिका वापिस से इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहिए। तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं नटराजन के पॉलिटिकल लीडर से और अपने आप से कि हमें पॉलिटिकल टेररिस्ट, हम लोग पॉलिटिकल टेररिस्ट बनाते हैं। एनजीओ वाले को कहती है कि हमें एनजीओ टेररिस्ट, हिस्टोरियन वाले को कहते हैं कि तुम सिर्फ अपनी बुक को पब्लिश करना चाहती हो क्योंकि तुम सच को देखना ही नहीं चाहती। अगर सच बाहर आ गया तो तुम्हारी बुक कोई नहीं पढ़ेगा। जज को कहता है तुम रिटायर हो चुके हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, इज्जत कमाने के लिए तुमने कमेटी ज्वाइन करी और आज जो तुम बैठे हो बढ़ चढ़ के बोल रहे हो ना, ये सब इसी के लिए बोल रहे हो, तुम हो जुडिशियल टेररिज्म। उसके बाद वो सीधे पंकज त्रिपाठी जी के पास जाते हैं। पंकज त्रिपाठी उस वक्त मुसलमानों की बात कर रहे होते हैं ना, जिस जान मोहम्मद की बात करते हैं। तुम हो रेसिस्ट, सबसे बड़ा टेररिस्ट, जो सबसे गंदी चीज़ है। तुम कास्ट और ये मजहब में फ़र्क करते हो। ऐसा करते करते उसके बाद वो आता है रॉ के पास, जो बोलता है तुम्हें अब काम निकाल दो, तुम अब चाहते हो कि तुम्हें लीडर बना दिया जाए, तो तुम भी टेररिस्ट हो। मतलब आप इसमें सबको टेररिस्ट बोलता है और बोलता है कि हम सभी एक टेररिस्ट हैं, सब जुर्म करके बैठे। लेकिन राधिका ही एक सच्ची औरत है जो सच्चाई के लिए लड़ रही है, इतना कुछ सह रही है, देश की गालियाँ खा रही है, वो एक सच्ची योद्धा है। आजकल का यूथ ऐसा ही है। नटराजन जी का दिखाया जाता है, नटराजन जी बैठ के कमेटी मेंबर्स की वीडियो देख रहे होते हैं और वो कहते हैं इनको सच लाने की बड़ी छिल है ना, इनको तो मैं बताता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो इमरान को बुलाते हैं। इमरान को कहते हैं कि तुम अब राधिका को पूरी तरीके से नज़रबंद कर दो अपनी नज़रों के सामने, ताकि वो तुम्हारी नज़रों से कहीं जा ना पाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन दिखाई जाती है मुख्तार के साथ। वो पहले की बातें बैठ के याद कर रही होती है कि मुख्तार ने उससे कहा था, जो तैमूर ने जब भारत पर अटैक किया था, उसको पता था कि भारत एक अमीर देश है, इसको लूटना है तो इसके हमें हार्ट पे अटैक करना पड़ेगा। और हार्ट क्या है अपना दिल्ली, तो वो दिल्ली पे अटैक करता है और यहाँ के जितने भी लोग होते हैं उनको मार काट के मुसलमान बनाता है और लूट के यहाँ से चले जाता है। केजीबी और सीआईए जितनी भी बड़ी कंट्री थी, इनका मुद्दा था शास्त्री को हटाना। अगर शास्त्री देश में रहता तो शास्त्री कब्जा नहीं करने देता इस देश को, इसलिए उनने शास्त्री जी को हटाया। ये बात जब उसको पता लगती है, लेकिन वो थोड़ा असमंजस में पड़ती है और काफ़ी डिटेल में जानने की कोशिश करती है। उसके बाद एक बार फिर से हमारी राधिका कमेटी के लिए निकलती है और कमेटी में जाके एंटर होती है। कुछ लोग राधिका को घेर के उसके मुँह पर कालिद पोत देते हैं, क्योंकि वो राधिका को एंटी नेशनल समझ रहे होते हैं, जो पार्टीज़ के खिलाफ, जैसे आज पार्टी के खिलाफ बोल रही होती है।
जैसे ही राधिका की एंट्री होती है तो उसके ऊपर काली देख के मंत्री जी कहते हैं कि पहले अपना मुंह धोया, अगर तुमको दिक्कत नहीं हो तो। राधिका बोलती है मुझे मुंह धोने की जरूरत नहीं है, कमेटी शुरू करते हैं। राधिका बोलती है तुम्हें, आपको लोगों को पता है 9 डायरेक्टर ऑफ केजीपी और जो जितने भी उनके कुक थे, यहाँ तक कि जान मोहम्मद को यूएसएसआर ने कब्जे में ले लिया था, जेल में डाल दिया था, क्योंकि उनको पता था कि इन लोगों ने शास्त्री जी को जहर दे के मारा है। पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रॉ को, जो हमारी एजेंसी, उसको ही नहीं पता हो कि कुक को, इंडियन के कुक को जेल में डाला गया हो। तो ठीक कर दिया, आपने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी। उस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि बिना पोस्टमार्टम के पता लगाना है कि उन्हें जहर दिया गया था या नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। पोस्टमार्टम करना जरूरी है, जो कि हमारी भारत सरकार ने पोस्टमार्टम किया ही नहीं उस समय। इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। फिर राधिका आगे उन्हें बताती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की टोपी दिखाती है जिसके ऊपर खून के स्ट्रेन लगे थे। पूरी जनता शॉक हो जाती है, मतलब जो मीडिया और कमेटी मेंबर, इसे कहाँ से मिली। तो उनको बताता है कि उनके पोते ने राधिका को दी है ताकि राधिका सच के खिलाफ सच के साथ लड़ सके और कमेटी मेंबर जितने भी ये दोगलापंथी कर रहे हैं इनको दबा सके। ये एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि आपका रिलेटिव कोई बाहर किसी की डेथ हुई हो, इंडिया के बाहर, वो जब इंडिया में उसके लिए उसकी बॉडी सूजी हुई है, बॉडी में से खून निकल रहा है, पूरी बॉडी ब्लू पड़ी हुई है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आपको पोस्टमार्टम कराने का हक भी नहीं है कि जब केजीबी का ये नियम था कि वो आदमी के बॉडी के ऑर्गन्स निकाल लेती ताकि पॉइजन के ट्रेसेस ना हो। ये कट उसी को दर्शाता है कि उस वक्त अगर पोस्टमार्टम होता तो पता लग जाता, शास्त्री जी के बॉडी के ऑर्गन निकाले गए ताकि पता ना लगा सके कि इनको जहर दिए के मारा गया है। हमें बताते हैं कि इंडिया, उनका मेन मुद्दा था कि मतलब जो रशियन का, कि इंडिया को वापस से एक बार कॉलोनाइज बनाया जाए। 10 साल तक आपको पता भी नहीं है कि इंडिया कॉलोनाइज रहा है। 1970 में हम सबको पता है कि इंडिया में इमरजेंसी लगी थी 4-5 साल के लिए। तो वो इमरजेंसी के अंदर ही देश का डेमोक्रेटिक, जो जिस देश के लिए, मतलब हमारा इंडिया डेमोक्रेसी के लिए तो जाना जाता है, उस डेमोक्रेसी को कुचला गया, प्रेसिडेंट लॉ लगाया गया। जितने भी मीडिया के रिपोर्टर्स हैं और जितने बड़े बड़े लोग हैं, फॉर एग्जांपल मीडिया के रिपोर्ट अपोजिशन, सबको जेल में डाला गया। क्यों? शास्त्री जी को इसलिए मरवाया गया। अगर शास्त्री जिंदा होते तो वापिस से इंडिया कॉलोनीज नहीं बन पाता, क्योंकि पहले अंग्रेज राज कर रहे थे, अभी रशियन और अमेरिकन राज करते है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वर्ड का है ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था डेमोक्रेसी के अंदर सोशलिज्म वर्ड डालना ही डेमोक्रेसी की हत्या करना है। लेकिन 1972 के बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सोशलिज्म वर्ड आज तक डाला हुआ है, के अंदर सब कुछ लिखा गया है। वो राधिका बताती है कि कैसे इंडिया को कॉलोनाइज करने की प्लानिंग थी, जो कि ये बुक लिखी गई है डायरेक्टर जनरल केजीबी ने, जो कि रिटायरमेंट के बाद तुरंत इटली और ब्रिटेन भाग गए और उन्होंने बुक पब्लिश करी और जितने भी करप्ट लोग थे उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। डायरेक्टर बोलता है CIA और KGB के थ्रू इंडिया फॉर सेल था, मतलब इंडिया को खरीदने की साजिश थी कि इंडिया बिका हुआ, इंडिया को खरीद लो। ये बुक है, इसमें लिखा गया, और ये बुक दुनिया की बेस्ट बुक माना जाता है। ये मैं नहीं बता रहा, ये लिटरली में है। लेकिन इंडिया के अंदर इस बुक को अंडर द टेबल कोई नहीं पढ़ता, पढ़ने का शौक ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा दी गई है हम लोगों के द्वारा। हमारे माँ बाप से क्या सिखाता है, सिर्फ फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बेटा ये पढ़ लो जो तुम्हारे कोर्स में। इसके अलावा कोई और चीज़ की बात करे तो माँ बाप भी नहीं पढ़ने का शौक है, ना बच्चों को पढ़ने का शौक है। लगाओ देश के। शास्त्री जिंदा होते तो इंडिया का सेल का जो टैग था वो कभी लगता ही नहीं। शास्त्री जी इंडिया को बिकने नहीं देते, इसलिए शास्त्री जी को हत्या कर दी गई। पता है कि इंडिया है स्पाई मास्टर डिज्नीलैंड, जो कि कहा गया है KGB के डायरेक्टर के द्वारा। 1972 के अंदर इंदिरा गांधी को 2 मिलियन की ब्राइब दी गई थी। 10 पॉलिटिशियन KGB के बैठे हुए थे जो इंडिया को खरीदे गए थे, यहाँ तक कि मीडिया वगैरह भी इंडिया के खरीद ली गई थी। और 300 से 80 KGB के एजेंट इंडिया में थे, जो कि आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है उस समय के। अगर लाल बहादुर शास्त्री जिंदा होते तो नहीं हो पाता ये सब कुछ भी। ये कि आप सबको पढ़ने का शौक ही नहीं है। इतने सारे इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, हिस्टोरियन बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, लेकिन आप में से किसी को नहीं पता कुछ भी। आप सब एक गुलाम हो। हम जो भी पत्ता आज भी उठाते हैं ना, आज भी कहीं ना कहीं CIA और KGB पूरी तरीके से हम पे नियंत्रण पाके बैठी हुई है। और वो राधिका बताती है कि मैं इस देश में छोटी हूँ, लेकिन मैं टैक्स पेयर हूँ, टैक्स पे करती हूँ। मैंने इस सच को साबित किया है। आप तो बस मुझे निकालने के लिए कह रहे थे। मुझे एंटी नेशनल प्रोस्टिट्यूट तक मुझे बता दिया गया। राधिका काफ़ी भावुक हो जाती है इस सीन में। हमारे डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, ये सब बताता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ मोटी मोटी भाषा में। जैसे आप लोग मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब खोल ले, आजकल देखा आपने, एक हिंदुत्व का अलग चैनल बन रहा है, मुस्लिम का अलग चैनल बन रहा है। क्यों बन रहा है? ये सब 2024 में जो आपके इलेक्शन आ रहे हैं ना, उसकी तैयारी है। आपको नहीं पता, लेकिन आप जो देख रहे हो ना, ये सब
गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है कि आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, क्या दिमाग में भरना है, क्या दिमाग में नहीं भरना। तभी तो कहा जाता है, मैं आज हर बच्चे से यही कहता हूँ, अपने लाइफ में एक बार यूपीएससी की तैयारी जरूर कीजिए। 1 साल आपका सिलेक्शन नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने यूपीएससी की तैयारी 1 साल कर ली ना, आपके दिमाग के परखच्चे खुल जाएंगे। आपको सही में पता चल जाएगा कि देश कैसे चलता है। ये जितने भी नेता वगैरह होते हैं, ये देश थोड़ा चलाते, साले अनपढ़ गंवार हैं ससुरे। इनके पीछे डिप्लोमेट्स बैठे होते हैं जो कि एक आईएएस ऑफिसर वगैरह होता है, ये देश को चला रहे होते हैं। इनको तो बस साइन करना होता है, इनको तो अपनी जेबें भरनी होती हैं। मेन मुद्दे की बात है, अभी भी समझ जाओ, पढ़ो लिखो जितने भी हैं, हमको ही देश को चलाना है। अगर हम नहीं चला पाए ना देश को, तो देश नहीं चल पाएगा यार मिनिस्टर के आगे। बताया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या की गई है, जो कि केजीबी ने की है। और इसमें हमारे इंडियन के पॉलिटिशियन जो बिके हुए हैं 10 से भी ज़्यादा आज भी काम पॉलिटिशियन है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को 2 लाख की ब्राइब भी मिली। भाई ये मैं नहीं बता रहा, ये पिक्चर में बताया गया, तो मुझ पे ना भड़कें आप लोग। फिर हमें पता चलता है वो फ़ोन जो करता है ना राधिका को, अननोन कॉलर, वो और कोई नहीं मिथुन चक्रवर्ती होता है। और मिथुन चक्रवर्ती इस बार ये कॉल करता है ताकि वो ये मुद्दा बना के अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति तक खेल सके। उसको पहले से सब कुछ पता था, लेकिन वो चुप था। वो चाहता था राधिका के थ्रू पता चले, ताकि उस पर कोई सवाल ना उठे और ये साबित भी हो जाए। ये सब मिथुन चक्रवर्ती के काम था। उसके बाद हमें लास्ट में कुछ बातें दिखाई जाती हैं, जो कि आप प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ना यार आप लोग। ये पढ़ने के लिए डाला है मैंने, मज़े के लिए नहीं डाला। इसको पढ़ो, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। पता चले पहले हिस्ट्री में क्या हुआ। हिस्ट्री से हमें सबक सीखने को मिलता है। पागल नहीं है लोग जो हिस्ट्री लेके बैठ जाते हैं और पढ़ते हैं। हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे देश ने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करके चला गया, अक्साई चीन चला गया, क्यों गए, पढ़ो इसके बारे में, हिस्ट्री में डाल जाओ यार। लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि यार लाल बहादुर शास्त्री सच में बहुत अच्छे नेता थे, लिटरली में। शायद अगर ये होते ना, तो हमारे देश की और हमारी सब कुछ चेंज हो जाता। आगे से ध्यान रखना, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, जो कि हमारे देश के सबसे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर में से माने जाते हैं। जय हिंद। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए यार। कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, जो कि मेरा टॉपिक भी नहीं है। लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल को आगे बढ़ते हुए मदद मिलेगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन युवाओं को भी मिलेगी। ऐसे ही मैं मूवीज़